हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका डायमंड पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल के सवाल हमारे जवाब एआई अलेक्सा के इस वंडरफुल पॉडकास्ट में, जहाँ पे सवाल होते हैं मेरे और आपके, पर जवाब होता है एआई अलेक्सा के। तो देर किस बात की, अगर आपके मन में हो कोई सवाल तो अपने सवालों को लिखे अपने नाम के साथ कमेंट बॉक्स में। अलेक्सा देगी आपके सवालों का वंडरफुल जवाब अगले एपिसोड में आपके नाम के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सवालों का सिलसिला। तो अलेक्सा, आज का पहला सवाल है कि आवेश क्या है? इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? वाह गजब दोस्तों। डायमंड पॉइंट चैनल पर हमारे धमाकेदार शो सवाल हमारे जवाब एआई एलेक्सा के में आप सभी का स्वागत है। आकाश, जब हम आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करते हैं तो हम ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य की बात कर रहे होते हैं। देखिए, आवेश पदार्थ यानी मैटर की वो बुनियादी और आंतरिक प्रॉपर्टी है जिसके बिना इस सृष्टि की कल्पना ही नामुमकिन है। अगर आवेश ना हो तो एटम्स ही नहीं बनेंगे, और जब एटम्स नहीं होंगे तो ना ये धरती होगी, ना हम, और ना ही ये मोबाइल स्क्रीन जिस पर आप हमें देख रहे हैं। जब दो पार्टिकल्स एक दूसरे पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगाते हैं तो वो इसी आवेश की वजह से होता है। ये दो रूपों में होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, जो एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं। अब बात करते हैं इसकी उत्पत्ति की। अगर हम कॉस्मोस के स्तर पर देखें तो इसकी उत्पत्ति लगभग 13.8 अरब साल पहले बिग बैंग के वक्त हुई थी, जब ब्रह्मांड के सबसे बुनियादी कण जैसे क्वार्क्स और इलेक्ट्रॉन्स का जन्म हुआ। इन पार्टिकल्स के पास पहले से ही ये एक इंट्रिंसिक गुण था जिसे हमने चार्ज का नाम दिया। और अगर हम रोजाना की जिंदगी में इसकी उत्पत्ति की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन्स के लेन देन या ट्रांसफर से होती है। जब दो चीजें आपस में रगड़ती हैं तो एक से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी पर चले जाते हैं, जिससे स्टैटिक चार्ज पैदा होता है। तो असल में आवेश कहीं बाहर से नहीं आता, ये हर पदार्थ के अंदर पहले से ही छुपा होता है, बस हम उसे जगाते हैं। अलेक्सा, तुमने कहा कि बिग बैंग के समय आवेश की उत्पत्ति हुई। तो क्या बिग बैंग से पहले ब्रह्मांड में कोई आवेश नहीं था, या फिर सब कुछ न्यूट्रल था? देखिए आकाश, ये सवाल सच में दिमाग हिला देने वाला है। अगर हम मॉडर्न फिजिक्स और कॉस्मोलॉजी के हिसाब से देखें तो बिग बैंग से पहले पहले जैसा कोई समय ही नहीं था, क्योंकि समय और स्थान यानी स्पेस और टाइम की शुरुआत ही बिग बैंग से हुई थी। लेकिन अगर हम उस सिंगुलैरिटी यानी उस अनंत ऊर्जा के बिंदु की बात करें तो हाँ, पूरा ब्रह्मांड तब बेहद संयुक्त और संतुलित था। इसका मतलब है कि पूरे ब्रह्मांड का कुल आवेश यानी नेट चार्ज तब भी जीरो का जीरो ही था और आज भी जीरो ही है। जब बिग बैंग हुआ तो उस प्रचंड ऊर्जा से मैटर और एंटी मैटर के पार्टिकल्स पैदा हुए। जितना पॉजिटिव चार्ज बना ठीक उतना ही नेगेटिव चार्ज भी बना। इस पूरे खेल को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ब्रह्मांड हमेशा से ही नेट न्यूट्रल था, है और रहेगा। बस उस न्यूट्रल स्टेट के अंदर की ऊर्जा ने अलग अलग आवेशों का रूप लेकर इस खूबसूरत सृष्टि को जन्म दे दिया। वाह अलेक्सा, तुमने बहुत बेहतरीन समझाया कि बिग बैंग के पहले भी नेट आवेश जीरो था, अब भी है और बाद में भी रहेगा। पर अभी अभी मैंने कंघी से अपने बालों को रगड़ा, वो तो आवेशित हो गया। तो नेट आवेश जीरो कैसे हुआ? अरे, बिल्कुल सही पकड़े हैं आकाश। ये तो बिल्कुल हिला देने वाला और बेहद व्यवहारिक सवाल है। देखिए, जब आपने कंघी को अपने बालों से रगड़ा तो आपने कोई नया आवेश यानी चार्ज पैदा नहीं किया। असल में वहां सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हुआ है। जब कंघी और बाल आपस में रगड़े गए तो आपके बालों से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकलकर कंघी पर चले गए। इसका मतलब क्या हुआ? कंघी पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो वो नेगेटिव चार्ज हो गई, और आपके बालों ने इलेक्ट्रॉन्स खो दिए तो वो उतने ही पॉजिटिव चार्ज हो गए। अगर आप कंघी और अपने बालों के पूरे सिस्टम को एक साथ देखेंगे और दोनों के आवेश को जोड़ेंगे तो नेट चार्ज अब भी बिल्कुल जीरो ही आएगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपकी एक जेब से पैसे निकलकर दूसरी जेब में चले जाएं। आपके पास कुल पैसे तो उतने ही रहेंगे। ब्रह्मांड में भी हर जगह यही होता है। हम आवेश को एक जगह से दूसरी जगह भेजकर लोकल लेवल पर असंतुलन पैदा कर सकते हैं, जिसे हम आवेशित होना कहते हैं। लेकिन पूरे ब्रह्मांड का टोटल बैलेंस हमेशा जीरो ही रहता है। समझ गया। पर अलेक्सा, तुमने कहा कि आवेश के बिना इस सृष्टि की कल्पना नहीं की जा सकती। यानी आवेश नहीं होंगे तो एटम्स ही नहीं बनेंगे। पर मैंने सुना है कि आवेश स्वतंत्र चर नहीं है,
यानी आवेश तभी होगा जब वस्तु के पास द्रव्यमान होगा, और द्रव्यमान तभी होगा जब वह वस्तु होगा। तो मैं चाहता हूँ कि तुम इसका व्याख्या करो और बताओ कि पहले द्रव्यमान आया या आवेश। अरे वाह! ये तो बिल्कुल फिजिसिस्ट्स वाला दिमाग हिला देने वाला सवाल है आकाश। आपने बिल्कुल सही बात पकड़ी है। फिजिक्स का एक बेहद ही खूबसूरत और पक्का नियम है कि आवेश बिना द्रव्यमान यानी मास के रह ही नहीं सकता, जबकि द्रव्यमान बिना आवेश के बिल्कुल रह सकता है। जैसे न्यूट्रॉन को ही देख लीजिए, उसके पास द्रव्यमान तो है पर कोई आवेश नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के पास अगर आवेश है तो उनके पास द्रव्यमान का होना बिल्कुल लाजमी है। अब आते हैं आपके सबसे बड़े सवाल पर कि पहले कौन आया, द्रव्यमान या आवेश। अगर हम कॉस्मोलॉजी और बिग बैंग की टाइमलाइन को देखें तो सबसे पहले प्योर एनर्जी यानी ऊर्जा थी। बिग बैंग के ठीक बाद जब ब्रह्मांड फैलना और ठंडा होना शुरू हुआ तब हिग्स फील्ड एक्टिव हुई, जिसने पार्टिकल्स को द्रव्यमान दिया। और जैसे ही पार्टिकल्स को द्रव्यमान मिला, उनके अंदर के आवेश यानी चार्जेस एक्टिव हो गए। तो तार्किक रूप से द्रव्यमान पहले आया, या हम कह सकते हैं कि द्रव्यमान वो स्टेज है जिसके ऊपर आवेश अपना खेल दिखाता है। अगर स्टेज ही नहीं होगा तो कलाकार कहाँ एक्टिंग करेगा। इसलिए द्रव्यमान बुनियादी है और आवेश उस पर निर्भर है। अलेक्सा, तुमने हिग्स फील्ड का जिक्र किया जो द्रव्यमान देती हैं। तो क्या हिग्स बोसान यानी गॉड पार्टिकल का भी आवेश से कोई सीधा संबंध है? ओहो आकाश, ये तो बिल्कुल दिमाग की दही कर देने वाला और बेहद ही शानदार सवाल है। हिग्स बोसॉन, जिसे लोग गॉड पार्टिकल भी कहते हैं, उसका आवेश से एक बेहद ही दिलचस्प और गहरा रिश्ता है, पर शायद उस तरह नहीं जैसा लोग सोचते हैं। सबसे पहली बात, हिग्स बोसॉन खुद बिल्कुल न्यूट्रल होता है, यानी उस पर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता। लेकिन ये हिग्स फील्ड ही है जो उन पार्टिकल्स को द्रव्यमान देती है जिन पर चार्ज होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन्स और क्वार्क्स। अगर हिग्स फील्ड ना हो तो इलेक्ट्रॉन्स के पास कोई द्रव्यमान नहीं होगा, और बिना द्रव्यमान के इलेक्ट्रॉन्स लाइट की स्पीड से भागेंगे, जिससे एटम्स कभी बंध ही नहीं पाएंगे। एक और मजेदार बात बताऊं, फिजिक्स में हम इलेक्ट्रोवीक यूनिफिकेशन की बात करते हैं। सृष्टि के शुरुआती दौर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी आवेश का खेल और वीक न्यूक्लियर फोर्स दोनों एक ही थे। हिग्स फील्ड ने ही इन दोनों को अलग किया। तो भले ही हिग्स बोसॉन पर खुद कोई आवेश ना हो, लेकिन उसके बिना आवेशित पार्टिकल्स का द्रव्यमान पाना और इस सृष्टि का इस रूप में अस्तित्व में आना बिल्कुल नामुमकिन था। हम्म थोड़ा और डिटेल में और आसान शब्दों में बताओ। अरे बिल्कुल आकाश, चलो इस दिमाग घुमाने वाली चीज को एकदम आसान और मजेदार तरीके से समझते हैं। सोचो एक बड़ा सा पार्टी हॉल है जहां बहुत सारे लोग खड़े हैं। ये पार्टी हॉल हमारा हिग्स फील्ड है। अब सोचो इस हॉल में कोई आम इंसान आता है, उसे कोई नहीं पहचानता, तो वो बिना रुके तेजी से निकल जाता है। ये फोटॉन है, जिसे हिग्स फील्ड से कोई मतलब नहीं, इसलिए इसके पास कोई द्रव्यमान नहीं होता और ये लाइट की स्पीड से दौड़ता है। लेकिन जैसे ही वहां कोई बड़ा सुपरस्टार जैसे हमारे आकाश या कोई बड़ा सेलिब्रिटी आता है, तो क्या होता है, लोग उनके चारों तरफ इकट्ठा हो जाते हैं, उन्हें घेर लेते हैं और उनकी स्पीड को धीमा कर देने का काम करते हैं। ये जो लोगों का घेरा है, यही द्रव्यमान यानी मास है। और हमारे सुपरस्टार कौन है? हमारे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। अब समझिए, अगर ये हिग्स फील्ड यानी लोगों की भीड़ ना होती तो सुपरस्टार इलेक्ट्रॉन बिना रुके लाइट की स्पीड से भाग जाता, और अगर वो लाइट की स्पीड से भागता तो प्रोटॉन के पास रुककर एटम कैसे बनाता? एटम नहीं बनता तो ये सृष्टि ही नहीं होती। तो हिग्स बोसॉन खुद तो न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, पर वही वो संचालक है जो इलेक्ट्रॉन्स को धीमा करके उन्हें एक जगह रुकने और एटम बनाने का मौका देता है। ये तो बिल्कुल हिला देने वाली बात है। पर द्रव्यमान तो कोई वस्तु है नहीं जिसे हिग्स बोसान सबको बांट देता है कि ये लो 4 किलो तुम रख लो, 5 किलो तुम रख लो। यह तो एक महसूस करने वाली चीज है। जैसे कोई वस्तु है, वह पार्टिकल से मिलकर बना है, तो उसके पास अपने आप एक वजन आ जाता है जिसे हम द्रव्यमान कहते हैं। सुनो आकाश, आपने एकदम सही और गहरी बात पकड़ी है। द्रव्यमान कोई ऐसी फिजिकल चीज नहीं है जिसे दुकान पर तोला जा सके या जिसे हिग्स बोसॉन किसी थैली में बांट रहा हो। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही हिला देने वाला ट्विस्ट है जो अक्सर लोग मिस कर देते हैं। पहली बात तो ये कि हम द्रव्यमान यानी मास और वजन यानी वेट को एक समझ लेते हैं। वजन तो गुरुत्वाकर्षण की वजह से होता है। अगर आप चांद पर चले जाएं तो आपका वजन कम हो जाएगा,
पर द्रव्यमान वही रहेगा। अब आते हैं इस बात पर कि द्रव्यमान आता कहाँ से है। आपने कहा कि पार्टिकल से मिलकर चीजें बनती हैं और उनका अपना द्रव्यमान होता है। लेकिन सोचिए, उन पार्टिकल्स के पास अपना द्रव्यमान कहाँ से आया? अगर हम एक प्रोटॉन को देखें तो वो क्वार्क्स से बना है। मजेदार बात यह है कि क्वार्क्स का अपना द्रव्यमान प्रोटॉन के कुल द्रव्यमान का सिर्फ 1% होता है। बाकी का 99% द्रव्यमान उन क्वार्क्स को बांधने वाली ऊर्जा यानी बाइंडिंग एनर्जी से आता है, एल्बर्ट आइंस्टाइन के मशहूर फॉर्मूला E=mc² के मुताबिक। लेकिन अगर उन क्वार्क्स और इलेक्ट्रॉन्स के पास वो बचा हुआ 1% द्रव्यमान भी ना हो, तो वो कभी एक जगह रुक ही नहीं पाएंगे। और उन्हें वो बेसिक द्रव्यमान मिलता है हिग्स फील्ड के साथ उनके इंटरैक्शन यानी टकराव से। हिग्स फील्ड उन्हें कोई फिजिकल चीज नहीं देती, बल्कि उनकी स्पीड को रोककर उनमें इनर्शिया यानी जड़त्व पैदा करती है। और इसी जड़त्व को हम द्रव्यमान कहते हैं। गजब की बात है ना। जिसे हम ठोस द्रव्यमान समझते हैं, वो असल में ऊर्जा और इंटरैक्शंस का एक बेहद ही खूबसूरत खेल है। अरे वाह अलेक्सा, तुमने तो द्रव्यमान और ऊर्जा के इस खेल को समझाकर मेरे दिमाग के सारे तार खोल दिए। दोस्तों, जो बात मैं अलेक्सा से समझा हूँ वो सचमुच हिला देने वाली है। असल में जिसे हम वजन या द्रव्यमान कहते हैं वो कोई रेत या मिठाई का डिब्बा नहीं है जिसे हिग्स बोसॉन सबको बांट रहा है। द्रव्यमान तो एक व्यवहार है, एक रुकावट का नाम है। इसको ऐसे समझिए कि ब्रह्मांड में हर जगह एक अदृश्य गाढ़ा समंदर फैला हुआ है जिसे हिग्स फील्ड कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन जैसे कण इसमें से गुजरते हैं तो यह फील्ड उनकी गति का विरोध करता है, उनके रास्ते में रुकावट पैदा करता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे पानी के अंदर हाथ हिलाने पर पानी रुकावट पैदा करता है, और इसी रुकावट या जड़त्व को हम द्रव्यमान के रूप में महसूस करते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रकाश का कण यानी फोटॉन इस समंदर को बिना किसी रुकावट के पार कर जाता है, इसलिए उसका द्रव्यमान शून्य होता है और वह प्रकाश की गति से दौड़ता है। अलेक्सा, तुम्हारी इस बात ने तो मेरा ज्ञान बढ़ा दिया, लेकिन इस हिग्स फील्ड और द्रव्यमान को समझने के बाद अब मेरा दिमाग एक नए सवाल पर आकर अटक गया है। सवाल यह है कि जो आवेश है वो उसका कोई आकार रंग रूप नहीं है। जैसे कि गाय भैंस बकरी होती है, उनका अलग अलग रंग रूप होता है जिसे हम देख कर बता सकते हैं कि यह गाय है, यह भैंस है, यह बकरी है। तो फिर वैज्ञानिकों ने यह कैसे पहचाना कि यह धनावेश है और यह ऋणावेश है? क्या धनावेश के पास कोई धन या मुनाफा जैसी चीज होती है, और हम इस अदृश्य गुणधर्म को पहचानते कैसे हैं? वाह, गजब आकाश! बिल्कुल दिमाग की बत्ती जला देने वाला सवाल है दोस्तों। ये पॉजिटिव और नेगेटिव नाम सुनकर सच में ऐसा लगता है जैसे किसी के पास बहुत सारा धन यानी प्रॉफिट है और दूसरा नुकसान में है। पर सच बताऊं तो इसके पीछे कोई अमीरी गरीबी का खेल नहीं, बल्कि सिर्फ एक ऐतिहासिक कन्वेंशन यानी एक पुरानी प्रथा है। देखिए, आवेश को हम आंखों से देख तो नहीं सकते, पर हम उनके व्यवहार को महसूस कर सकते हैं। सदियों पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के महान वैज्ञानिक ने जब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पर रिसर्च की, तो उन्हें लगा कि इलेक्ट्रिसिटी एक तरह का अदृश्य फ्लूइड यानी तरल पदार्थ है। उनका मानना था कि जिस वस्तु के पास ये फ्लूइड ज्यादा होगा उसे पॉजिटिव प्लस कहा जाएगा, और जहां इसकी कमी होगी उसे नेगेटिव माइनस कहा जाएगा। लेकिन बाद में हमें पता चला कि असल में इलेक्ट्रॉन्स के आने जाने से आवेश बनता है। अब मजा देखिए, इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है, यानी जिस पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं उसे हम मैथमेटिकली नेगेटिव बोलते हैं, और जहां इलेक्ट्रॉन्स कम होती हैं उसे पॉजिटिव। अगर बेंजामिन फ्रैंकलिन चाहते तो वो इनका नाम काला और सफेद या यिन और यांग भी रख सकते थे। ये सिर्फ एक मैथमेटिकल कन्वेंशन है दोस्तों, ताकि हम दोनों विरोधी गुणों को आसान हिसाब किताब से समझ सकें। तो आकाश, पॉजिटिव चार्ज के पास कोई असली धन नहीं होता। ये तो बस सृष्टि के दो अलग अलग चेहरों को दिया गया एक खूबसूरत नाम है। क्या बात है! सृष्टि के दो अलग अलग चेहरों को दिया गया एक खूबसूरत नाम। अलेक्सा, आज तुमने सच में विज्ञान और इतिहास के इस मिलन को जिस तरह से समेटा है कि उसने हमारे में इस एपिसोड में चार चार लगा दिया है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम यह सीख कर जा रहे हैं कि जिसे हम ठोस द्रव्यमान समझते हैं वो असल में हिग्स फील्ड की दी हुई एक खूबसूरत रुकावट है, और जिसे हम प्लस माइनस आवेश करते हैं वो सिर्फ प्रकृति के दो अनोखे स्वभावों का गणितीय नामकरण है। विज्ञान की यही तो खूबसूरती है, जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है उसे समझने के लिए डायमंड पॉइंट जैसी एक गहरी नजर चाहिए। अलेक्सा, आज के इस सफर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
बिल्कुल सही कहा आकाश। आज का हमारा ये सफर सच में बेहद धमाकेदार और दिमाग के सारे तार खोल देने वाला था। मुझे भी आपके साथ इन गहरे और दिलचस्प विषयों पर चर्चा करके बेहद मजा आया। दोस्तों, विज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं, हमारे आसपास की हर एक सांस में, हर एक कण में छुपा है। अपनी जिज्ञासा को कभी ठंडा मत होने दीजिएगा। सवाल पूछते रहिए और नए विचारों को ढूंढते रहिए। अब इस लाइव सेशन से हम दोनों आप सभी से विदा लेते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए और हिला देने वाली धांसू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। अलविदा दोस्तों। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप अपने प्रश्न को अपने नाम के साथ कमेंट बॉक्स में रख दें, ताकि अगले एपिसोड में एलेक्सा आपके प्रश्नों का जवाब आपके इस नाम के साथ दे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।